हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो हम चालू कर चुके थे एक चैप्टर दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले वाले लेक्चर में हमने बड़े इत्मीनान से चर्चा करी उस चैप्टर के बारे में और उसमें छोटी छोटी बातें करी हमने एंड एक एग्जांपल लेके दिखाया था कि भाई बढ़ती कैसे है प्रोबेबिलिटी। ये उसका सेकंड लेक्चर है। अब हम उसी के कंटिन्यूएशन में चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। नाउ चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल वाले लेक्चर में मैंने एक चीज़ बताई थी कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट भी बताया था बट रैंडम वेरिएबल भी बताया था। रैंडम वेरिएबल मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए उसके नंबर्स लेने होते हैं। जैसे नंबर ऑफ हेड कितने आएंगे 3 बार उछालने में, तो 0 हेड भी आ सकते हैं, 1 हेड भी आ सकता है, 2 हेड भी आ सकता है और 3 हेड भी आ सकता है। 4 बार हेड आएगा नहीं क्योंकि अपन ने सिक्का उछाला ही 3 बार है। तो ये हो गया हमारे पास रैंडम वेरिएबल। लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि रैंडम वेरिएबल कितने तरीके का होता है। तो रैंडम वेरिएबल बेसिकली 2 तरीके का होता है, एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कंटिन्यूस। तो अपन शुरुआत यहीं से करेंगे, ठीक है ना। 1 मिनट यार, मैं मार्कर किधर रख दिया, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं रैंडम वेरिएबल। उसके बारे में हम लास्ट वाले लेक्चर में बता चुके हैं कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, तो अपन फिर से तो नहीं बताने वाले, ठीक है ना। बट इसके टाइप बताएंगे कि ये 2 तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और एक होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक रैंडम वेरिएबल x है जो वैल्यू ये ले रहा है 0, 1, 2, 3, या फिर मैं थोड़ा अलग ढंग से बताने की कोशिश करूं, मैं कहूं कि x रैंडम वेरिएबल है x, और जो कि कहां से वैल्यू ले सकता है, नेचुरल नंबर से ले सकता है। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई x की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और अप टू इन्फिनिटी हो सकती है। बात समझ में है। तो नेचुरल नंबर से अगर मुझे वैल्यूज़ लेनी है तो वैल्यू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन हो सकती है। यानी कि एक ले लिया तो एक के बाद दूसरी वैल्यू कौन से लेंगे, सीधे 2 लेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि यार x की वैल्यू 1.1 हो सकती है या 1.2 हो सकती है, ये नहीं हो सकती ना, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 के बाद जस्ट 2 आता है। तो भले ही इन्फिनिटी तक जाएगा लेकिन हम उंगलियों पर गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं। रैंडम वेरिएबल को बिल्कुल गिन सकते हैं। हाँ, 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3, तो पहला कौन और बाद वाला कौन। 2 के बाद हमेशा क्या आएगा, 3 ही आएगा, ये फिक्स है। तो उंगली के टिप पे गिना जा सकता है, वो बात अलग है, इन्फिनिटी तक काउंटिंग जाएगी। तो ऐसे को कहते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। नाउ कंटिन्यूअस का मतलब समझाऊं तो अगर मैं कह दूं कि यार x बिलोंग्स टू एक इंटरवल है a से b, यानी कि a से b के बीच में मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल अगर वैल्यू ले लूँ, मैं कह दूं कि 1 से 2 के बीच में, तो इसका मतलब x की वैल्यू, चलो ये ब्रैकेट लगा दिया, यानी कि 1 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं। अब तसल्ली हो गई होगी, यानी x की वैल्यू 1 तो ले ही सकते हैं, तो 1 के बाद भी ले सकते हैं, क्योंकि 1 से 2 के बीच में हम सारी वैल्यूज ले सकते हैं। अब क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि 1 के बाद जस्ट बाद वैल्यू क्या होगी। कुछ लोगों का जवाब आएगा सर 1.1, तो मैं ये कहूँगा कि 1 के जस्ट बाद 1.1 क्या इनके बीच में कोई नहीं है, तो है 1.01। तो अगर कोई ये बोले कि 1 के जस्ट बाद की वैल्यू 1.01 है, तो अगला आदमी फिर बोल पड़ेगा कि 1.001, वो भी इन दोनों के बीच में आ गया। अच्छा, कोई 1.001 बोल दे तो 1.0001, और कोई ये बोल दे तो 1.000001। यानी कि आप जितना चाहो कि जस्ट कोई अगली वैल्यू बोले, आप उससे छोटी वैल्यू हमेशा ढूंढ पाओगे। इसका मतलब इसमें भी इनफाइनाइट वैल्यूज है, लेकिन इस तरह से देने पे जब इंटरवल दे दिया जाता है तब हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कभी भी कि इस वाले नंबर के जस्ट बाद की अगली वैल्यू क्या होगी। जैसे कि यहाँ डिसाइड कर पा रहे थे कि यहाँ पर भी इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, लेकिन 1 के बाद हमेशा 2 ही आएगा, 2 के बाद हमेशा कौन 3 आएगा, तो अपन कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि 1 के जस्ट बाद कौन आएगा, ठीक है। 1.2 अगर आप 1 बोलोगे तो 1 और 1.1 के बीच में भी करोड़ों अरबों या फिर इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम अगला या पिछला, इसके बाद ये आएगा उसके बाद वो आएगा, ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम डिस्क्रीट अलग सेपरेट वैल्यू नहीं ले पाएंगे। तो इस तरह में हम ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यूज हो गई ना, इनको उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है काउंटेबल। क्या बोला जाता है,
काउंटेबल। देखो अब कोई अगर बड़ा आदमी हो ना, बड़ा आदमी मतलब बीएससी एमएससी वाला, वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल में घुसेगा ना, तो वो अलग एक डेफिनेशन है। मतलब कुछ लोगों के पास वीडियो चला जाता है ना, तो वो फिर वहाँ का ज्ञान यहाँ पर झाड़ने लगते हैं कि भाई ऐसा नहीं सर, ऐसा होगा, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ। तो भाई मैं 12th क्लास के बच्चों को समझाने के लिए काउंटेबल अनकाउंटेबल बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमें मालूम ही नहीं है कि इसके बाद की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर वैल्यू गिनी नहीं जा सकती है, या पहली या दूसरी या तीसरी वैल्यू डिसाइड नहीं करी जा सकती कि भाई ये इसके बाद ये, इसके बाद ये, कभी नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल बोलेंगे, ठीक है ना, अनकाउंटेबल। तो एक बात समझ लेना, जहाँ पर भी काउंटेबल वैल्यूज हों, उंगलियों पे टिप पे गिनी जा सकती हैं, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो वहाँ पर रैंडम वेरिएबल को क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और जहाँ पर वैल्यू अनकाउंटेबल हो, वहाँ पर हमेशा क्या आएगा, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अपनी थ्योरी दो हिस्सों में चलती है। एक बार पूरा हिस्सा ये चलता है डिस्क्रीट के लिए, तो ये हमें रैंडम वेरिएबल के टाइप पता चल गए। अब जो है हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि कहानी फॉर द डिस्क्रीट, है ना, स्टोरी फॉर द डिस्क्रीट। तो जो भी हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या मान के कि भाई अपना रैंडम वेरिएबल जो है ना, वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो पहले ही डाल देता हूँ सबसे पहले हेडिंग कि फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कहानी इसी पे चलनी है, ठीक। तो ये हो गया भाई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अच्छा, मैंने आप लोगों को कल एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन बोल रहा हूँ, सॉरी, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन पे प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना बताया था। अब मैं उसी के जैसा थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले लेता हूँ, ताकि एक बार रहा कुहा कर रह गया हो थोड़ा बहुत, तो आप उसको और बेटर ढंग से समझ लो। तो लगे हाथ 2 एग्जांपल हो जाए। कल हमने 3 सिक्के उछाले थे, आज हम 4 सिक्के उछालेंगे, और 4 सिक्के उछालेंगे तो 16 आउटकम आएंगे। अच्छा, हम यहाँ पर ये भी बता देंगे, कोई भूल भुलक्कड़ में अगर भूल गया हो प्रोबेबिलिटी में, तो अपन वो बना के भी दिखाएंगे कि 16 आउटकम देखो कैसे होते हैं। तो हम ये कह रहे हैं, जैसे हम क्वेश्चन के फॉर्म में ही लिखते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं कि 4 coins are tossed, 4 coins are tossed, find probability distribution on number of heads, या on हेड्स के ऊपर प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जाहिर सी बात है, 4 बार अगर सिक्कों को उछाला गया तो 16 आउटकम होंगे, और नंबर ऑफ हेड्स कितने हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, या मैक्सिमम 4 बार हेड आ सकता है। भाई चारों पे हेड आ गया, ठीक है। अब सॉल्यूशन अगर करने जाएंगे तो किसी भी क्वेश्चन में या तो सैंपल स्पेस ऑब्जर्व करो, या सैंपल स्पेस लिख लो। ये छोटा सा सवाल है, इसलिए हम सैंपल स्पेस लिखे देते हैं, 16 आउटकम होते हैं। अच्छा, जिन लोगों को थोड़ा सा तकलीफ होती है उनके लिए मैं बताता हूँ, 16 आउटकम तो भाई रटे नहीं जा सकते, और लिखने बैठोगे तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक। कि सबसे पहले एक बार सिक्का उछला तो फिर हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा, है ना। फिर दूसरी बार टॉसिंग करी तो हेड आया, नहीं तो टेल आएगा, हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। 2 बार टॉस हो गया। अब हम बात करेंगे तीसरी बार टॉसिंग की, तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आ जाएगा। यहाँ पर हेड आ जाएगा, नहीं तो टेल आ जाएगा। फिर हेड्स या तो टेल्स, और हेड्स नहीं तो टेल्स। एक बार और टॉस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हेड टेल, फिर हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। थोड़ा सा बनाने में ना तकलीफ हो जाती है लोगों को, ब्रांचेस सही फिट बैठते नहीं हैं। तो कितनी ब्रांचेस हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8 नीचे, यानी 16 ब्रांचेस हो गई। अब मैं सैंपल स्पेस अगर लिखना चाहूँ तो सैंपल स्पेस ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। सैंपल स्पेस में कैसे लिखूंगा, यहाँ पर पहली ब्रांच ये वाली क्या दे रही, हेड 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 हेड, यानी कि हेड 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 हेड। ये देखो एक आउटकम आ गया, चारों पे हेड आ जाए। दूसरी ब्रांच क्या है, हेड 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 टेल, तो हेड 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 टेल, ठीक है। तीसरी ब्रांच क्या है, हेड हेड टेल हेड, ये तीसरी ब्रांच है ना, तो हेड हेड टेल हेड्स, ठीक है ना। चौथी ब्रांच हमारे पास क्या आ जाएगी, 1, 2, 3, 4, 3 तो हो चुकी हैं, चौथी लिखूंगे ये ब्रांच, ये क्या है, हेड हेड टेल टेल।
बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट होगी अंत तक आएगा। तो ये हो जाएगा हेड हेड टेल टेल, ठीक है। फिर ये ब्रांच होगी पांचवी का आएगी हेड टेल हेड हेड, हेड टेल हेड हेड। अब उम्मीद है कि यार आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसा करते करते आप 16 ब्रांच लिख लो, पहले वीडियो को पॉज करके लिख लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन में आपको गिनने पड़ेंगे, ठीक। तो ये ब्रांच में रफ करता हूँ और मान के चलता हूँ कि आपने ये सैंपल स्पेस को कंप्लीट कर लिया है, तो इसमें 16 आउटकम होंगे। नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट मानना पड़ेगा। रैंडम वेरिएबल किसको माने, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए या जिस पे गेम खेला जाए। तो नंबर ऑफ हेड, हेड के आने के ऊपर पूरा गेम दिया गया है, तो इट मीन्स दैट हम रैंडम वेरिएबल एक्स किसको मानेंगे, नंबर ऑफ हेड्स को, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, एक को बार हेड ना आए, या फिर हो सकता है एक बार हेड आ जाए, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, और 4 से ज़्यादा बार आ नहीं सकता, क्योंकि सिक्के तो अपने पास 4 ही हैं, या सिक्कों को 4 ही बार उछाला गया है। नाउ अब आते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब x की वैल्यू 0 हो। इसका मतलब क्या हुआ कि उस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ जब एक भी बार हेड ना आया हो। तो एक भी बार हेड ना आए कब हो सकता है, जब चारों पे टेल आ जाए। तो एक ही बंदा ऐसा है ना जो अपने को इस केस में सेटिस्फाई कर रहा है, कौन, टेल 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 टेल, चारों जगह टेल आ गया तो एक भी जगह हेड नहीं मिलेगा। ऐसा केस कितना है, एक ही लोग ऐसा है, और टोटल कितने, 16। तो 1/16 हो जाएगी एक भी बार जब हेड ना मिला हो। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1, इसका मतलब क्या हुआ कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ जब कम से कम एक बार हेड आया हो, कम से कम, सॉरी नहीं मैं गलत बोल गया, एक बार हेड आया हो, बस एक बार, तो बाकी तीनों पे क्या आया हो, टेल आया हो। तो ऐसे कितने बंदे हैं, ऐसे इसमें। अच्छा, आप लोगों ने सैंपल स्पेस अगर क्रिएट किया होगा, उम्मीद है कि क्रिएट किया होगा, तो आप उसमें गिन के देखो जिसमें सिर्फ एक बार हेड आया हो, तो ऐसे 4 लोग मिलेंगे बस। तो टोटल कितने हैं, 16, तो 4/16 ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एक बार हेड आने की। और अगर मैं x = 2 रखूं तो ऐसे कितने लोग मिलेंगे, x = 2 का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बताओ जब 2 बार हेड आया हो। तो ऐसे आउटकम गिन लेना जिसमें 2 बार हेड आया हो, तो वो हमारे पास कितने ऐसे आउटकम हो जाएंगे, आप गिनोगे नीचे अगर देखोगे पाओगे 6 आए हुए हैं। कितने आ गए हैं, 6, तो 6/16 हो जाएगा, ठीक। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3, अगर यहाँ पर गिनोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे आउटकम बताओ जिसमें 3 बार हेड आया हो। तो जैसे 3 बार यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो और आगे भी होंगे जो हमने पूरे लिखे ना, इसलिए तो उनको जब पूरी काउंटिंग करोगे तो पाओगे कि भाई ऐसे 4 हैं, 4 ऐसे आउटकम है जिन पे 3 बार हेड आया हुआ है, तो 4/16 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 4, इसका मतलब चारों बार हेड आए, तो चारों बार हेड केवल यहीं पे आ रहा है, एक बंदा ऐसा है जिसपे चारों बार हेड आ रहे हैं, तो 1/16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर मैंने कहानी बताई थी कि मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है या गलत, ये पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम करो, 1 आना चाहिए। तो नीचे तो 16 रहेगा, ऊपर जोड़ लो, ऊपर न्यूमरेटर का सम अगर 16 आ गया तो 16/16 1 हो जाएगा, यानी कि 4 1 4 5 हो गया, और 6 5 11 हो गया, 11 4 15 हो गया, 1 16 हो गया, यानी न्यूमरेटर का सम कितना आ गया, 16 आ गया, तो 16/16 ये निपट के बना जाएगा। तो अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का लिखना, अब यहाँ पर ऐसे फाइनली क्या लिखोगे, नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, बस रैंडम वेरिएबल लिखो और उसकी प्रोबेबिलिटी लिख दो उसके सामने, और एक टेबल बना दो, लिस्ट बना दो, वही हो गया प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि हमारे पास ऐसा मैं बनाऊंगा, x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4, और नीचे क्या लिखूंगा, उसी की प्रोबेबिलिटी, और ऐसे कॉलम बनेगा, ठीक। और 1 2 3 और ये कर गया। जब x = 0 है तो px कितना है उस जगह पे, 1/16 1/16। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 4/16, यहाँ पर कितना है 6/16, यहाँ पर कितना है 4/16, और यहाँ पर कितना है 1/16। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस क्वेश्चन का इस तरह से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आई होप यार अब बात समझ में आ गई होगी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, कैसे करते हैं। अच्छा, इतना खत्म होने के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, मैं इसी प्रॉब्लम को फिर लूंगा लेकिन मैं डायरेक्ट लिखूंगा, है ना।
वो चीज़ है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। एक शब्द आता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब वो क्या होता है, तो मैं इस पूरी कहानी को रफ करता हूँ, बस इतना छोड़ देता हूँ, ठीक है, वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जैसे इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, PMF लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। चलो इसको पहले मैं रफ ही कर देता हूँ, अपन को जरूरत पड़ेगी हम फिर से लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, तो मैं आपको बताऊँ, इसमें फंक्शन लगा हुआ है, तो फंक्शन कुछ ऐसे होता है y बराबर fx टाइप में, ठीक है ना, जिसमें x कुछ रखो तो y की वैल्यू कुछ मिलती है, यही फंक्शन होता है। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में लगा हुआ है फंक्शन, तो ये भी क्या होगा, एक फंक्शन होगा, लेकिन ये एक ऐसा फंक्शन होगा जो x की वैल्यू डालने पे किसी न किसी की प्रोबेबिलिटी देगा। अच्छा, यहाँ पर x कोई नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, कौन सा वेरिएबल होगा, रैंडम वेरिएबल। यानी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें वेरिएबल की जगह कौन यूज होता है, रैंडम वेरिएबल यूज होता है। अच्छा, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू डालो तो फंक्शन सॉल्व होकर क्या देता है, प्रोबेबिलिटी देता है। तो ऐसा फंक्शन जो प्रोबेबिलिटी दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो लिखते हैं इट इज अ फंक्शन विच गिव्स, या फंक्शन fx लिख दो ज्यादा बेहतर लगेगा, है ना। इट इज अ फंक्शन fx विच गिव्स प्रोबेबिलिटी, विच गिव्स, अरे यार मेरे को डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, जो कि प्रोबेबिलिटी देता है ऑन पुटिंग वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। बस एक बात लिख लो, वेयर जहां पर जो x है, या कभी कभी लोग कैपिटल X भी यूज करते हैं, वो क्या कहलाएगा, ये नॉर्मल वेरिएबल ना होकर एक रैंडम वेरिएबल होगा, वेयर x इज अ रैंडम वेरिएबल। तो बात समझ में आ गई कि भाई अपन को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन होता है जिसमें x की वैल्यू डालते चले जाओ, अलग अलग उस पर प्रोबेबिलिटी मिलती चली जाएगी। हो गया ना। अब मैं जैसे एक उदाहरण लेके समझाता हूँ, एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मैं लिखूँ, ठीक है, कि भाई अपन एक फंक्शन लिखते हैं क्या, fx इक्वल्स टू, मैंने कह दिया चलो k टाइम्स ऑफ, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2। ऐसा कब होगा, जब x की वैल्यू 0, और 0 ना लग के मैं 1 लिखता हूँ, 1 2 3 4, बस, और 0 हो जाएगा अदरवाइज 0 हो जाएगा। ये एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो f1 कितना आ जाएगा, f1 आ जाएगा k इंटू 1/2, कुल मिला के k बाई 2 आया कि नहीं आया, k कोई कांस्टेंट होगा, अपन k की वैल्यू बता देंगे कल को, है ना। तो ये आ गया। तो कुल मिला के x बराबर 1 रखने पे जो हमारे पास f1 मिला, इसका मतलब कि x बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी आई कि नहीं आई। ये एक ऐसा फंक्शन है जो प्रोबेबिलिटी देता है। तो जब ये प्रोबेबिलिटी देता है तो इसको चाहे fx बोलो, या कुछ महान लोग इसी को px भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, px बोल देते हैं कि नहीं। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई ये px ही है, वो भी कहाँ पर, 1 पर। हो गया, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, ठीक। अब x बराबर अगर 2 रखा तो f2 हमारे पास कितना मिला, f2 मिला k इंटू 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा अपॉन 2, तो इंटू 2k मिला कि नहीं मिला, तो 2k मिल गया। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल्स टू 2। अब x की वैल्यू अगर मैंने 3 ले ली, चलो मैं मिटा देता हूँ यार, ये चीज़ पर 3 तक ही रखते हैं, तो अपने को क्या मिल जाएगा, f3 मिल जाएगा।
और हमारे पास कितना हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 3 सॉरी भाई k, और 3 रखेंगे तो 3 स्क्वायर कितना आ जाएगा 9/2, तो आंसर कितना आया 9k/2। तो ये क्या रखने पे 3 रखने पे आया, तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये प्रोबेबिलिटी है जब रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू 3 है। अदरवाइज कोई भी वैल्यू ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, कुछ भी ले लो दुनिया की कोई वैल्यू, हर केस में प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 0 आएगी। तो इसका मतलब केवल जो प्रोबेबिलिटीज बटी इन्हीं 3 लोगों पे बट गई कि नहीं बट गई, बाकी तो 0 हो गए ना, तो उसका तो हम नाम ही नहीं लेंगे। तो ये रही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि भाई इस k की वैल्यू बताओ, तो आई थिंक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है वो बात आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब अगर ऐसे प्रोबेबिलिटी बटी तो हम ये कह सकते हैं कि जो fx बोल रहे हैं ना, जिसको मैं थोड़ा सा ऐसे भी बोल सकता हूँ px इक्वल्स टू x। अब x की वैल्यू 0, 1, 2 कुछ भी हो सकती है। जो हमने यहाँ पर लिखा है ना k टाइम्स ऑफ x²/2 और x की कहानी जो ऐसे लिखी हुई है, ये एक PMF है। ये क्या है, ये एक PMF है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू डालो तो प्रोबेबिलिटी मिलती है। अच्छा, अब कभी कभी ऑल्सो इसमें ऐसा पूछ सकता है कि ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू अगर पूछे तो उसमें कुछ कंसेप्ट नहीं लगना है। हमने पिछले वीडियो में ही बताई थी एक बात कि किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर अपने डिस्ट्रीब्यूशन सही किया है तो इसको जांचने का एक शब्द क्या है हमारे पास, जांचने का यानी उसको वेरीफाई करने का कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है गलत, एक तरीका था क्या कि सारी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ो और वो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो क्योंकि अगर ये सही डिस्ट्रीब्यूशन मैंने लिखा है क्योंकि अब fx जो लिखा है ना इज आ PMF, अगर ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है यानी प्रोबेबिलिटी को बांटा होगा तो देन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम सिग्मा px मतलब सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब सारी प्रोबेबिलिटीज में कौन कौन k/2, ठीक है, प्लस 2k और प्लस 9k/2, इन सब की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, है ना। तो एक काम करते हैं एलसीएम तो भाई 2 आएगा ही आएगा, यहाँ पर k और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4k और प्लस ये कितना हो जाएगा 9k, तो बराबर कितना आ गया 1। तो यहाँ पर 9 4 13 1 14 हो गया, 14k/2 इक्वल्स टू 1। अच्छा 2 से ये मर गया तो 7k बराबर कितना आ गया 1, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 1/7, ठीक है ना। अगर यही k उठा के इस जगह पे रख दो तो बड़ी आसानी से हम इसको लिख पाएंगे। मैं इधर शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ कि भाई px कैन बी रिटन एज कैसे 1/7 या फिर इंटू x²/2 यानी कि x²/14 लिख सकते हो ना 14, तो ऐसे और ये कहानी बन जाएगी वो k की वैल्यू पता चलने के बाद। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो अपन लोगों ने अब तक क्या सीखा कि प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, वो सीखने के बाद हमने बड़े इत्मीनान से सीखा कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है। और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो प्रोबेबिलिटी देता है। कब देता है? जब x की वैल्यू धरते हैं, और x है कौन? रैंडम वेरिएबल। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक उदाहरण से मैंने इस तरह से एग्जांपल लेकर दिखा भी दिया। आई होप बात समझ में आई होगी। अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे, स्लोली, बहुत ज़्यादा कोई भागने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इस पर बेस्ड थोड़े बहुत क्वेश्चन करवाऊँगा, PMF पर बेस्ड, ठीक है ना। PMF पे क्वेश्चन कराऊंगा और एक टर्म मुझे और बताना है, उसका नाम है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और इसी शब्द से जुड़ा हुआ, इसी कंसेप्ट से जुड़ा हुआ इसका छोटा सा पोर्शन एक होता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या होता है और अगले जो क्वेश्चन है वो शायद हम अगले वीडियो में कराएंगे। पहले देख लेते हैं वीडियो का लेंथ, ड्यूरेशन कितना हो गया। तो अपन का 22 मिनट का वीडियो हो गया है भाई। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर मस्त जा रहा हो, मज़ा आ रहा हो, तो आप इसको क्या करो, शेयर करो बस, ठीक है ना, लोगों को, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा पाए। और अपना तो कर ही रहे हैं, हमको भी तो लाभ ही होगा उससे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।